तभी उसके सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। सोनम उसे देख दहल गई। खौफ क्या होता है जानते हो? जब आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपके खून का बहाव बहुत बढ़ जाता है, आपकी नस नस कांप उठती है। और खौफ के लिए किसी भूत प्रेत का होना जरूरी है क्या? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और कहानी खत्म होते होते आपको आपका वो पल जरूर याद आ जाएगा जब खौफ अपनी चरम सीमा पर था आपकी जिंदगी में। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं सोनम को बहुत पसंद थी। बारिश सोनम के बदन में एक अजीब सी सिरहन पैदा करती थी। उस दिन सोनम आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। सजने संवरने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। सोनम को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। सोनम कॉलेज की एक टीचर थी, मगर किसी स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। सोनम तैयार होकर रवाना हो ही रही थी कि उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर लिखी थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबो गरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई हैं यहाँ, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया। सभी घटनाएं वहीं तो हुई हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय के लिए सोनम का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। सोनम की खामोशी मिसिस कपूर के फोन कॉल ने तोड़ी। सोनम ने फोन उठाया और बातें करते करते वहां सोनम को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सोनम ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से अपना चेहरा निखार लिया था। सोनम का स्वागत हंसते मुस्कुराते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने शायद सोनम को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज के ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज में उन लड़कों को 5 पापी बुलाते थे। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए वो कॉलेज में बदनाम थे। खैर, सोनम उनकी हरकतों को अच्छे से जानती थी, इसलिए उनको अनदेखा करके वो शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना और गप्पे लड़ाने में विदाई में इतना टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला। रात के 12 बज गए। घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटे का फासला तय करना था। सोनम के पति जतिन का फोन आता है। हेलो सोनम, कहाँ हो? मैं शादी में आई थी, बहुत देर हो गई है, बस मिसिज माथुर के साथ अब निकल रही हूँ। सोनम ने बातें खत्म करके फोन रखा। सोनम ने फटाफट मिसिज कपूर को बाय बाय किया और मिसिज माथुर को ढूंढने लगी। पता चला कि मिसिज माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी हैं। सोनम सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। वो परवाह किए बिना वहां से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी सोनम की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। सोनम ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश शुरू हो गई। सोनम मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश के बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। उसे जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। सोनम की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा सोनम को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। सोनम बारिश की बूंदों को चीरती आगे बढ़ती रही। उसका आगे बढ़ने का फैसला सही था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। सोनम हल्के हल्के ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन सोनम के लिए सचमुच में भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी।
किसी से पूछा तो पता चला कि बारिश के बाद आगे रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ होने में तो शायद सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही सोनम की हवाइयाँ उड़ने लगी। तभी देखती है कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? ये कच्ची सड़क मैडम जी शहर जाती है। सोनम फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतज़ार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतज़ार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ शहर वाले रास्ते पर जा सकती है। इसलिए उसने उस कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। वो आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। वो सब सोनम की कार से काफी आगे बढ़ जाती हैं। इतनी बढ़ जाती हैं कि वो हेडलाइट के सहारे से बस हल्का हल्का उन्हें देख पा रही थी। सोनम भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी के बंद होते ही सोनम बदहवास सी हो जाती है। वो वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। सोनम अब बेचैन सी होने लगी। धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबराकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतीन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां मोबाइल के नेटवर्क के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से सोनम की नज़र उसके पर्स में जाती है और उसमें एक ताबीज़ दिखता है। वो ताबीज़ जो सोनम की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त उसे दिया था और कहा था कि ये ताबीज़ तुम्हें बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। सोनम ने तुरंत वो ताबीज़ लिया और आंखें बंद करके गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। बार बार कोशिश करने के बाद गाड़ी एक झटके से स्टार्ट हो गई। तब उसने राहत की सांस ली। बिना समय बर्बाद किए वहां से चल दी। सोनम ने 1 आध किलोमीटर का रास्ता तय किया ही था कि वहां उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक का नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में सोनम ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसी वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या? सोनम की कार भैरव चौक बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। सोनम ने बाहर का नजारा देखा तो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनुओं की टिमटिम रोशनी के सिवा वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सोनम ने फिर से वो ताबीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती गई। गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक चुकी थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी नाकाम। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसके सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। सोनम उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। सोनम उसे देख बस यही सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है। सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। सोनम के पसीने छूटने लगे थे। सोनम ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद किए, तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे तावीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां सोनम की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी।
सहमी हुई सी सोनम जोर जोर से सांसें लेकर हल्के हल्के से उन्हें देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर एक जोरदार वार किया। सोनम ने उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। सोनम चिल्लाती रही पर वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ भी दिया। शीशा टूटते ही सोनम को कहीं से कोई मदद मिल जाए इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और सोनम का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके से बाहर फेंक दिया। सोनम गाड़ी के बाहर गिरकर एक पत्थर से जा टकराई। वो मानो अधमरी सी हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठकर खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहां 3 सफेद चादर ओढ़े हुए 3 शख्स थे। उन तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे। वो सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। सोनम समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले सोनम अपने जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, सोनम ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। तभी एक लुटेरे ने तुरंत सोनम के हाथों से वो जेवर छीन लिए। सोनम अभी भी बिलख बिलख कर बस रोई जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही, मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने सोनम के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। सोनम लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से वो भागने लगी। वो तीनों भी सोनम के पीछे भागे मगर सहमी हुई सी सोनम कितनी दूर भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार सोनम को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, सोनम पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। सोनम को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि वार किसने किया। सोनम भी उस तरफ देखती है जहां से वार हुआ था। वहां पर वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट खड़े थे जिन्हें कॉलेज में 5 पापी कह के बुलाते थे। वो 5 स्टूडेंट्स दोनों लुटेरों पर झपटते हैं, उन्हें मार मार कर बेहोश कर देते हैं। सोनम वहां सहमी खड़ी आंखों से बस आंसू बरसाती सब देख रही थी और सोच ही रही थी कि जिन 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी उन्हीं लोगों ने आज सोनम को इस बुरे हादसे से बचा लिया था। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं। आप बेफिक्र होके जाइए, ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और इन लुटेरों को हम पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब इन्हें पुलिस मजा चखाएगी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी मगर तुम लोग। इससे आगे सोनम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सोनम के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। सोनम वहां से सुरक्षित अपने घर चली गई। खौफ जो होता है ना, वो बिना भूत प्रेत देखे भी हो सकता है, जैसा कि इस कहानी में सोनम को हुआ था। क्या आपको कभी कोई ऐसा खौफ हुआ है? बताना जरूर। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।